आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड करने जा रहे हैं, चुनावी मुफ्तखोरी का अर्थशास्त्र। इस एक्सप्लेनर में हम निष्पक्ष रूप से उस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करेंगे जो राजनीतिक घोषणापत्रों से लेकर देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति तक के पूरे सफर को परत दर परत समझाता है। हम देखेंगे कि कैसे चुनावी रणनीतियां सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर असर डालती हैं। चलिए सीधे एक चौंकाने वाले नंबर से शुरू करते हैं। 510 करोड़ रुपए। सुनने में ये किसी भारी भरकम कॉर्पोरेट डील का अमाउंट लगता है ना? लेकिन असल में सोर्स के डेटा के मुताबिक 2026 के बंगाल चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने केवल नकद में इतनी बड़ी रकम जब्त की थी। और यही विशाल आंकड़ा हमारे आज के विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट है। आखिर इतना सारा पैसा चुनाव में क्या कर रहा था और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असली इम्पैक्ट क्या होता है? इस बड़े से नंबर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या कनेक्शन है, इसे डिकोड करने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, चुनाव जब्ती का हिमशैल या आइसबर्ग। दूसरा, मुफ्तखोरी संस्कृति को कानूनी बनाना। तीसरा, ट्रिलियन रुपए का कर बोझ। चौथा, सच्चा कल्याण बनाम मुफ्तखोरी। और पांचवां, आर्थिक पतन का रास्ता। तो खंड 1 से शुरू करते हैं, चुनाव जब्ती का हिमशैल। आइए देखते हैं कि सोर्स जिसे अवैध प्रलोभनों के एक विशाल छिपे हुए आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा सिरा बताता है, वो जमीन पर असल में कैसे काम करता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें तो ये छलांग सच में हैरान करने वाली है। सिर्फ एक दशक के भीतर देश भर में चुनाव आयोग की जब्ती में 8 से 10 गुना का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही वोटर्स और यहां तक कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को लुभाने के लिए शराब, ड्रग्स और सोने का लोकल लेवल पर जमकर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये साफ दिखाता है कि चुनावी जीत के लिए किस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक अगर चुनाव आयोग की 2700 टीमों ने दिन रात एक करके इतना पैसा पकड़ा है, तो सोचिए कि जो पैसा पकड़ में नहीं आया वो कितना होगा। अंधेरे में बांटी गई ये छिपी हुई रकम संभवतः कई हजार करोड़ रुपए है। ये एक तरह से लोकतांत्रिक वोटों को बस एक कमोडिटी या बिकने वाले सामान में बदल देता है। अब आते हैं खंड 2 पर, मुफ्तखोरी संस्कृति को कानूनी बनाना। देखते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया आधियात के अवैध कैश डिस्ट्रीब्यूशन से आगे बढ़कर खुलेआम बांटे जाने वाले राजनीतिक घोषणापत्रों का रूप ले लेती है। ये कंपैरिजन सोर्स के मेन आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। देखिए, जब गैर कानूनी तरीके से कैश बंटता है तो पुलिस रेड मारती है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असली बोझ तब पड़ता है जब इन्हीं प्रलोभनों को चुनाव से पहले कानूनी वादों का रूप दे दिया जाता है। जब यही चीज घोषणा पत्र के जरिए जनता के सामने आती है और इसका बिल सीधे सरकारी खजाने पर फड़ा जाता है, तो इस पूरे सिस्टम को एक परफेक्ट लीगल ढाल मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब लीगल हो कैसे गया? खैर, इसका जवाब है 2013 का बालाजी जजमेंट। संवैधानिक रूप से मिले फ्री स्पीच के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चुनाव आयोग के हाथ काफी हद तक बांध दिए हैं। अदालत के नजरिया से ये वादे कोई रिश्वत नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक अधिकार हैं। और इसी कानूनी लूपहोल की वजह से शुरू होता है एक भयानक बिडिंग वॉर या नीलामी। सोर्स के इस उदाहरण को देखिए। एक तरफ एक योजना के तहत 1500 रुपए का वादा किया जाता है, जिस पर 40,000 करोड़ का खर्च आता है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल उसे काउंटर करने के लिए सीधा 3,000 रुपए का वादा कर देते हैं, जिससे ये खर्च 70 से 75,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने की प्रतिबद्धता को इस तरह से हवा में उछाल दिया जाता है। खंड 3, ट्रिलियन रुपये का कर बोझ। अब जरा सतह के और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि वादों के इस भारी भरकम बिल का पेमेंट असल में करता कौन है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। एक तरफ हमारे राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान यानी DRDO का पूरे साल का बजट है, करीब 26,800 करोड़ रुपए, जिससे देश की सुरक्षा और नई तकनीक तय होती है। और दूसरी तरफ सिर्फ 12 राज्यों ने बिना शर्त नकद बांटने के लिए 1,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमिट कर रखे हैं। यह साफ दिखाता है कि सिस्टम की प्रायोरिटीज किस तरह से सेट हो चुकी हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेटा बताता है कि इन 12 में से आधे राज्य तो पहले से ही रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे में चल रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो इन राज्यों के पास अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के पैसे नहीं हैं, फिर भी वो इन कैश ट्रांसफर स्कीम्स को चलाने के लिए सीधे मार्केट से भारी कर्ज उठा रहे हैं। तो आखिर इस सब का बोझ उठा कौन रहा है?
विश्लेषण के मुताबिक देश का वो छोटा सा हिस्सा जो डायरेक्ट टैक्स देता है, यानी करीब 2 से 2.5% लोग। सोर्स एक बड़ा ही सटीक उदाहरण देता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो साल का 2 लाख रुपए टैक्स भरता है, उसकी वो मेहनत 5 से 7 लोगों की फ्री स्कीम्स को फंड करने में चली जाती है, और बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ खास नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे देश में ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खंड 4, सच्चा कल्याण बनाम मुफ्तखोरी। सोचने वाली बात है कि अगर नुकसान इतना साफ है तो आम जनता इसे एक्सेप्ट क्यों करती है। आइए शॉर्ट टर्म मुफ्तखोरी और असली वेलफेयर के बीच के इस साइकोलॉजिकल अंतर को समझते हैं। अर्थशास्त्र में एक टर्म है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। आम भाषा में समझें तो ये इंसान का वो नेचर है जिसमें वो भविष्य के बड़े फायदों के बजाय आज के छोटे फायदे को चुनता है। अगर किसी से कहा जाए कि 5 साल बाद तुम्हारे इलाके में एक शानदार अस्पताल बनेगा, या फिर आज ही 1500 रुपए कैश ले लो, तो रोजमर्रा की चिंताओं से घिरा इंसान वो कैश ही चुनेगा। और चुनाव के दौरान राजनेता इसी मनोविज्ञान का पूरा फायदा उठाते हैं। सोर्स इस पॉइंट पर बहुत जोर देता है कि बिना कोई नया एसेट बनाए बस मार्केट में कैश झोंक देने से महंगाई रातों रात बढ़ जाती है। सप्लाई उतनी ही है, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा आ गया तो डिमांड बढ़ गई। इसका सीधा असर ये होता है कि आज जो पैसा मुफ्त लग रहा है वही कल महंगाई बढ़ाकर आम इंसान की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति को पूरी तरह तबाह कर देगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेलफेयर स्कीम्स बुरी होती हैं। सोर्स सिंगापुर और स्वीडन जैसे देशों के बेहतरीन मॉडल्स का उदाहरण देता है। इन देशों में सरकार बिना शर्त कैश नहीं बांटती, बल्कि टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म पब्लिक एसेट्स बनाती है। इसे कहते हैं स्मार्ट वेलफेयर, जो सच में समाज का भला करता है। और अब आखिरी खंड 5, आर्थिक पतन का रास्ता। आइए इस आइसबर्ग के सबसे निचले और खतरनाक हिस्से को देखते हैं, जहां सोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बहुत ही सीरियस वार्निंग्स देता है। यहाँ श्रीलंका का उदाहरण एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमने देखा है कि कैसे बिना किसी बैकअप के टैक्स कट्स और भारी सब्सिडीज ने वहाँ डेट टू जीडीपी यानी कर्ज और जीडीपी के अनुपात को आसमान पर पहुंचा दिया, और देखते ही देखते 2022 में पूरा देश बैंकरप्ट हो गया। अब इस बात को भारत के नजरिए से देखते हैं। सोर्स एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखता है, 46%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये इस वक्त भारत के पंजाब राज्य का डेट टू जीडीपी रेशियो है। अब 46% सुनकर शायद लगे कि ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को देखिए। एनके सिंह की एफआरबीएम समिति ने किसी भी राज्य के लिए 20% को एक सेफ लिमिट माना था। 30% खतरे का निशान है, जिसे आज भारत के 16 राज्य पहले ही पार कर चुके हैं। और पंजाब, वो तो रेकमेंडेड लिमिट से 2 गुने से भी ज्यादा पर ऑपरेट कर रहा है। एनालिसिस इस पूरे साइकिल को कुछ इस तरह समझाता है। पहले सरकारें फ्री स्कीम्स के लिए अंधाधुंध उधार लेती हैं, फिर टैक्स से आने वाला सारा पैसा उस कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। नतीजा, नए रोड, स्कूल या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप पड़ जाता है। और एंड गेम होता है वेनेजुएला जैसी स्थिति, जहां हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है और करेंसी की वैल्यू गिरकर कागज के टुकड़े के बराबर रह जाती है। ये पूरा विश्लेषण हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के कुछ शॉर्ट टर्म फायदों के लिए आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक स्थिरता और भविष्य को दांव पर लगाना सही है? इस फ्री इकोसिस्टम की असल कीमत क्या है, ये सोचने वाली बात है। सोर्स मटेरियल को गहराई से समझने वाले इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।